जो सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही सम्मान पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, गांव शहर से आए हुए कार्यकर्ता दोस्तों और बहुत ही सम्मानित पत्रकार छायाकार दोस्तों, ये देश किसानों का है, कमेरे का है, छोटे दुकानदार का है, कर्मचारी का है। ये हरियाणा प्रदेश की किसान कमेरे का है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बनी, वो सरकार कहते हैं गठबंधन की थी, गठबंधन की नहीं थी, वह ठगबंधन की थी, जिसने पूरा प्रदेश लूटने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के राज के चलते सबसे ज्यादा दुखी कोई किसान हुआ। किसानों से वादा किया था कि किसानों तुम्हारी आमदनी 2022 में दुगनी कर दें, किसानों चिंता मत करो, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। किसानों से कहा था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, कि एमएसपी का कानून बना देंगे और किसान की आमदन दुगनी करने का टाइम आया। किसान सोच रहा था कि आमदनी दुगनी होगी, परंतु आमदनी दुगनी नहीं हुई, खर्चा बढ़ गया। खर्चा क्यों बढ़ा? खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़े, रोड़ी के, बजरी के, सीमेंट के, सरिया के, लोहे के दाम बढ़े। ठीक उसी प्रकार से पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस आसमान को छूने लगा। खर्चे बढ़ते चले गए, आमदनी घटती चली गई, किसान आत्महत्याएं करने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने अडानी और अंबानी के कहने से 3 कानून ऐसे बनाए किसानों के जो किसान विरोधी थे। एक कानून तो ये था, जिन जमीनों के मालिक किसान हैं उन जमीनों के मालिक अडानी, अंबानी और बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। दूसरे कानून में था कि एमएसपी नहीं रहेगा और तीसरे कानून में था कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्लैक मार्केटिंग करने की इजाजत होगी और वो जितना चाहेंगे भंडारण कर सकेंगे। और जो आरती भाई हैं हमारे, इनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये बिचौलिए हैं, इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। साथ में इस कानून को पढ़ करके ये लगता था ये काले कानून है। किसान तीन मिलाए, किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बच्चे पूरे और जवान डट के बैठ गए, टोल प्लाजाओं पे बैठ गए और 380 दिन तक आंदोलन चला। धूप आई, छांव आई, बारिश आई, आंधी आई, तूफान आए, ओले आए, किसान बस से बस नहीं हुए। गांव गांव से जत्थे बन करके किसानों के दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जाकर के जमा होते चले गए। किसानों ने कहा कि 380 दिन बीत गए, 700 से ऊपर जाने चले गए, परंतु देश के प्रधानमंत्री कान खोल के सुन ले। इस देश के किसान ने ये ठान लिया है कि अपनी जान हथेली पे रख के आए हैं, ये कानून लागू नहीं होने देंगे, जान दे देंगे, परंतु कदम पीछे नहीं हटाएंगे। देश के प्रधानमंत्री को होश आया और ये कानून रात को वापिस ले लिए और कहने लगा देश के किसानों से माफी मांगता हूँ, मैं इनको समझा नहीं सका। सबसे ज्यादा किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा लेकर के आए हैं, फसल किसी की है, ब्यौरा किसी का है, पैसे किसी के खाते में जा रहे हैं। ये किसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साथ में इस प्रकार की है कि बड़ी कंपनियां मालो माल कर दी और किसान कंगाल कर दिया। ओलावृष्टि के, बाढ़ के और इसी प्रकार से सुंडी लगने के पता नहीं किसानों के कितने दावे मुआवजे के लिए आज भी लंबित हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बीमा की वो उनका मुआवजे के दावों को मंजूर नहीं कर रही है। साथियों, किस प्रकार से किसानों के टेबल कनेक्शन देने में किस प्रकार की पहली बना दी, इतना बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी कि कहते हैं पहले कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाओ, खंभों के पैसे जमा कराओ, तार के पैसे, कभी कहीं से इंसुलेटर लगाओ, ट्रांसफार्मर के पैसे जमा कराओ, कोठा बनाओ, भूमिगत पाइपलाइन बिछाओ, फरार सिस्टम लगाओ। साथियों, बाद में सब सारी एनओसी लेके जब किसान पहुंचता है तो एसडीओ कहता है बिजली का कि तुम्हारा काम तो डायरेक्ट जोन में आता है, इसलिए कनेक्शन हो ही नहीं सकता। आज साथियों, अगर किसान की फसल आती है, चीनी धान आता है तो उसका एमएसपी नहीं मिलता, उसको लूट लिया जाता है। अगर सरसों आती है उसको लूट लेते हैं, सूरजमुखी आती है उसको लूट लेते हैं,
बाजरा का उसको लूट लेते हैं। किसी का एमएसपी नहीं मिलता और ना ही एमएसपी का कानून ये बनाया गया, जिसके लिए आज भी किसान आंदोलित हैं। किस प्रकार से पंजाब का किसान मिलने की ओर बढ़ रहा था कि हरियाणा प्रदेश की पुलिस ने उन पर गोलियां बरसाई, लाठियां बरसाई, सोकर नाम का एक किसान मारा गया। साथ ही सरकार किसान विरोधी है। अगर किसान हरियाणा प्रदेश का दुखी है तो समझ लेना सारा जमाना दुखी है, साथ ही नौजवान दुखी है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया। और इसी प्रकार से 25 लाख नौजवान हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार हैं। साथियों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो बड़ी नौकरी लगाता है, उसके दफ्तर में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए। आखिर किस काम के लिए ले जाए गए थे? हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो छोटी नौकरी लगाता है, 42 पर्चे बेच दिए और फिर कहते हैं तो लीक हो गए। साथ ही इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश में एक पार्टी का उदयमान भी हुआ था। हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को, बहुतों को तोड़ा है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की नजर अकाली दल में पड़ी हो, सबको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से हुआ था। उन्होंने वादा किया था कि 75% आरक्षण हरियाणा प्रदेश में लगने वाली यूनिवर्सिटियों में हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को दिया जाएगा, जिसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। आज ले दे करके हमारे पास तो मेरे वर्ग के लोगों के पास मिलिट्री बची थी। हमारे बच्चे मिलिट्री में जाते थे, नौकरी करते थे, 16-17 साल के बाद घर आते थे तो पेंशन मिलती थी, कैंटीन में सामान मिलता था, अस्पतालों में दवाइयां मिलती थी। अब तो ये भी ठेके पे मिलिट्री दे दी और मिलिट्री के अंदर 4 साल के लिए अग्निवीर योजना शुरू कर दी। 4 साल के बाद जब रिटायर हो गए, घर आएंगे तो ना पेंशन होगी, ना कैंटीन से सामान मिलेगा, ना अस्पताल में कोई दवाई डॉक्टर देंगे। साथ ही इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के नौजवान दुखी हैं। इसलिए दुखी होकर के जिस बच्चे को लाड प्यार चाव से पाला था, 18-19 वर्ष का किया था, आज उसने ये सोच लिया कि मेरा हरियाणा प्रदेश में कुछ नहीं, उसका मोह भंग हो गया। और मोह भंग होकर के आज वो डॉक्टरी वीजा लेकर के जान हथेली पे रखे पनामा के जंगलों से होता हुआ, खूंखार जानवरों के साए में होकर के जान हथेली पे रख करके कोई अमेरिका डॉक्टरी वीजा लेके जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। साथ में दूसरे देश में जाकर के उसने ये ठान लिया कि मैं वहां जाके नौकरी करूंगा, पालन पोषण वहां कर सकूंगा, मैं हरियाणा में मेरा कुछ नहीं। साथ में जहाँ हरियाणा प्रदेश की दुखी ये चौधरी देवीलाल का पौधा जो लगाया था आज सूख रहा है। इसलिए सूख रहा है 3,17,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर। ये सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है, ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। जो कहते थे हमने हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन कर दिया, आज रक्षक की बचत बन के हिमालय खेत को खाती है, दरिया के किनारे खूब पानी चूस के बिजली खंभे चाट के। आज अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं। आज अगर स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो किताबें नहीं। आज साथियों जल घर है तो जल नहीं, आज बिजली घर है तो बिजली नहीं, आज सड़कें टूटी हैं, नहरें सूखी हैं। क्या बदल दिया इसने भारतीय जनता पार्टी ने? क्या सतलुज नाली नहर को लेकर के आए? क्या इन्होंने दादरपुर लड़की नहर को चलवाया? बल्कि उसको बंद कर दिया। इन्होंने जमुना का जल समझौता कर दिया, राजस्थान को पानी देने के लिए हरियाणा के किसानों का गला काट के राजस्थान को पानी देने का फैसला कर दिया। साथ में इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश ये कितना बढ़िया प्रदेश था, इसको लूटने में लगे हुए। कोरोना काल था, कोरोना काल में आप और हम तो डर के माहौल में थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचार कर रही थी कि घर से बाहर मत निकलना, कोरोना हो जाएगा। और कोरोना काल में ये शराब बेच रहे थे, शराब बेच करके घोटाला कर रहे थे। ये सरकार धान घोटाला कर रही थी, ये सरकार रजिस्ट्री घोटाला कर रही थी, खनन घोटाला कर रही थी, पेपर लीक घोटाला कर रही थी, सहकारिता विभाग का घोटाला हो रहा था, बाहर आने का घोटाला हो रहा था। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को लूटने में लगे हुए थे। केवल इस प्रदेश के लोगों को नहीं लूटा, इस देश के लोगों को भी लूटा। साथियों, आपने आज तक के अखबारों में पढ़ा होगा, ईडीआई के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए और सीबीआई के जरिए किस प्रकार से बड़ी कंपनियों से
डंडा दिखा करके चंदा लिया गया और डंडा दिखा करके इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब खरीदवाए गए। चुनावी चंदा 6060 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने वसूल किया और अपनी पार्टी में जमा करवाया। और फिर ये डंडा दिखा करके किस प्रकार से कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को चुनाव लड़ाया। वो तो नाना कर रहे थे कि मैं नहीं लड़ता, परंतु फिर भी धक्के से चुनाव मैदान में उतार दिया। कह दिया चंदा भी दो, चुनाव भी लड़ो, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा था कि ये हरियाणा प्रदेश वो चौधरी देवीलाल का प्रदेश है जहाँ भाईचारा बहुत मजबूत है। चाहे हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे जैन हैं, बौद्ध हैं, हम किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। हम चाहे छत्री जात के भाई, चाहे जाट हैं, चाहे सिख हैं, चाहे हम राजपूत हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, हीर हैं, चाहे हम खाती हैं, लोहार हैं, सनार हैं, मनियार हैं, चाहे हम लेगर हैं, खटीक हैं, धानक हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं, बाजीगर हैं, और हैं, किसी भी राज से संबंध रखते हैं। हमारे दुख सुख बहुत साझे हैं। परंतु साथियों, इस हरे भरे प्रदेश को भी ऐसे लोग आए जिन्होंने जात पात का झैर उगला, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान को मुंह में लड़ाने का काम किया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे कुरुक्षेत्र जिले से होते थे, राजकुमार सैनी जी किस प्रकार से प्रबोल बोले, कितने कड़वे बोल बोले, एक जाति को दूसरी जाति के साथ भड़काया और इस हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया। जब हरियाणा प्रदेश जल रहा था, 32 से ज्यादा जाने चली गई और हरियाणा प्रदेश का भाईचारा टूट गया। एक इंडियन नेशनल पार्टी थी जो सद्भावना सम्मेलन कर रही थी, भाईचारे के सम्मेलन कर रही थी और हाथ जोड़ के कह रही थी कि भाईचारा बना के रखो। साथ में वीडियो वायरल हो रहा जिसमें राजकुमार सैनी जी आजकल कहते हैं मैं तैयार हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की मदद करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनसे मदद मांग रहे हैं। ये साफ जाहिर होता है कि आपका आपस में कितना साझेदार होकर के आपने हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से जलाने का काम किया। साथियों, ये तो मैं भी मानता हूँ और ये दावा भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी, वास्तव में बहुत बड़ी पार्टी, समझ में भी नहीं आता कितनी बड़ी पार्टी है। कहने को तो पता नहीं क्या दावा कर देंगे कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं, दुनिया में लोकप्रिय हो, परंतु हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा के क्षेत्र हैं, 10 कैंडिडेट चाहिए थे, 6 कांग्रेस से लेकर के आए। तुम्हारे यहाँ का जो साथी आया वो तो कांग्रेस से भी आया, कई और दलों से भी आया होगा, और आपका कैप्टन का कुरुक्षेत्र का वो भी कांग्रेस से लेकर के आए। किसी प्रकार से आपके हिसार के सांसद का जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से निकले हुए हैं। यानी कि अपना तो कोई और वर्कर ऐसा बीजेपी का नहीं था जो चुनाव लड़ सके, ना तो नेता था, वो लेकर के आए कांग्रेस से। इससे साफ लगता है कि कांग्रेस की साफ बात है, एक दूसरे को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। और हरियाणा प्रदेश में कैसा मुख्यमंत्री दिया, कमाल का दिया। मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनाए, कोई कहने से उनके वोट नहीं हरियाणा में, उन्हें कोई जानता नहीं था मुख्यमंत्री से पहले। मुख्यमंत्री तो होते थे चौधरी देवीलाल, जिनके साथ जन्मेला चलता था, वो थे ओम प्रकाश चौटाला जिनके सरकार आपके द्वार में जनता को तोड़ के आती थी। और ये गए कैमला गांव में करनाल जिले में, तो किसानों ने ईंट पत्थर इकट्ठे कर लिए कि जब जहाज से उतरेगा तो रोडे बरसाएंगे। आया ही नहीं, ऊपर के ऊपर चला गया। ये है हरियाणा प्रदेश के मनोहर जी। मनोहर जी गए थे महेंद्रगढ़ रोड में, एक रात और एक दिन बंदी बना करके रखा, और किस प्रकार से उनको पता भी नहीं कैसे बोला जाता है। हमारे बीच में महिला संघ की संयोजिका बैठी हैं, इनको वो कैसे बात कर रहे थे स्टेज पे। एक महिला और पेश हुई थी, कहने लगे चंद्रयान में भेजनी पड़ेगी। इनको इस बात का ही नहीं पता क्या कहना है क्या नहीं। और जेंट्स कुर्ती मांगी, जेंट्स कुर्ती जब मांगी तो ये कहा कि आपको जेंट्स कुर्ती क्यों दी जाए, किसी की आपको इस तरह की मिला है आपको मारने का, कोई चेतावनी मिली है, थ्रेटनिंग मिली है, वार्निंग मिली है। कहने लगे नहीं, मुझे किसी की तरफ से नहीं मिली, पर मुझे तो किसानों से डर लगता है कि
क्योंकि किसान आंदोलन में मैंने इस तरह के बोल बोले हुए हैं जिसकी वजह से किसानों से मुझे डर लगता है, जिन्हें अन्नदाता कहते हो, जिन्हें देश के अलबत्ता कर दिए, ऐसे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हैं जिन्हें किसानों से डर लगता है। साथ में विशेष तौर से आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, ऐ किसानों, तुम्हारी मेहनत से हमने रेलवे स्टेशन बनाए, हवाई अड्डे बनाए, बंदरगाहें बनाई, आज वो नीलाम हो रहे, अडानी और अंबानी को दिए जा रहे हैं। आप संभालो, ये हिंदुस्तान को बेच देंगे, ये हरियाणा प्रदेश को बेच देंगे। इनके ऐसे नुमाइंदे आएंगे जिनके बारे में मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा इंडियन नेशनल दल है जिसको चौधरी देवीलाल ने पौधा लगाया, जिस चौधरी देवीलाल ने हरियाणा बनाया, जिस चौधरी देवीलाल ने अपने खून से किसान मजदूर को सींचा, जिस ओम प्रकाश चौटाला ने संघर्ष किया, अनेकों लड़ाई लड़ी, जेलें काटी, और उसके बाद हमारा आंदोलन, किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा था। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा। और जब किसान लाखों दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, वो देख रहे थे कि कोई एमएलए इस देश का, कोई प्रधानमंत्री इस देश का, कोई एमपी इस देश का तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, तो कोई नहीं बोला। एकमात्र वैसी चौटाला थे जो किसान आंदोलन में लंगर लगाए, मेडिकल कैंप लगाए, और बचे कुछ बात इलाहाबाद के लोगों ने उनको कहा था कि तुम 5 साल के लिए जाओ और इस हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज उठाओ। उन्होंने इस बात के लिए कहा, जिस विधानसभा में किसान विरोधी कानून बनते हो, मैं ऐसी विधानसभा को कुछ भी नहीं समझता। एमएलए की ठोकर मार के किसानों के आंदोलन में कूद पड़े, वही हमें सिंह चौटाला के बीच में। आज आपसे उस वक्त की बात को याद करना, और हम तो मेरे वर्ग के लोगों से, किसानों से आज वैसी अगर वोट मांगते हैं तो हम किस मुंह से जवाब देंगे? किसी ने हमारे पक्ष में और किसी ने कुछ नहीं किया, कोई बोला तक भी नहीं। और इन्होंने एमएलए का पद ही टुकड़ा दिया, इस्तीफा देकर के इलाहाबाद के आगे बैठ गए, और फिर इन्हें घेरने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, कांग्रेस और साथियों सबने जोर लगाया। ये तो धन्य है सिरसा जिला के इलाहाबाद क्षेत्र की जनता, जिसने किसान का झंडा फिर लहराने का काम किया और वैसे चौटाला को दिखाने का काम किया। आपको बहुत से साथी ये कहेंगे, बहुत साथी आपसे कहेंगे कि ये ठीक है, तुम सिरसा जिला की सीट तो जीत जाओगे, सिरसा संसदीय क्षेत्र को जीत लोगे, अकेला एमपी क्या करेगा? तुमको ये जवाब देना, एमएलए तो हरियाणा विधानसभा में भी 90 हैं, 90 में से एकला ही जब बोलता है वैसे चौटाला लगता है कि शेर गरजता है। साथियों, तुम ये कह देना, एक तो सरसा से तुम बना देना और कुरुक्षेत्र से हम अवैसी को बनाएंगे तो 2 हो जाएंगे। जब 2 होंगे तो देश की लोकसभा की दीवारें भी कांपेंगी और फिर हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, फिर आपकी सरकार बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही लोरी जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, मंच का संचालन कर रहे सरदार जसवीर सिंह जसा जी, फतेहाबाद जिला महिला की अध्यक्ष श्रीमती मंजू वालेकर जी, सरपंच एसोसिएशन के जिला के अध्यक्ष जसकरण कल जी, गुरनाम सिंह खीरा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के
रानिया विधानसभा क्षेत्र से आज की रानिया हल्का की मीटिंग में पार्टी के और भी वरिष्ठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार साहब, दोस्तों, मेरे से पहले जितने वक्ता थे बोलने पड़े थे, सब मैं आपके सामने इस 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार के इन 10 वर्षों में किस किस्म के हालात रहे, हमें 10 वर्षों में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, देश में सरकार बनाने से पूर्व देश के प्रधानमंत्री ने किस किस्म के वायदे किए, और आज जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो नए नायक के साथ फिर देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के आ रहे हैं। इन सब बातों के बारे में बहुत विस्तार से आपके बीच में चर्चा करूंगा। अगर उन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप भी काफी लंबे समय से बैठे हैं, मैं आपका ज्यादा समय लेकर के चंद अपनी बात आपसे साझा करके आपसे इजाजत चाहूंगा। साथियों, नारा तो दे रही है बीजेपी 4 साल, लेकिन हालत ऐसी है, भाजपा जी मेरे से पहले बता रहे थे कि उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार तो आपके सामने है, सरसा के अंदर जिसको उम्मीदवार बना करके लेकर के आए, ये चंद दिन पहले आप पार्टी में मौजूद थे। उससे पहले एक टीएमसी के मेंबर थे, उससे पहले इन्होंने अपना एक मोर्चा बनाया था, और उससे पहले कांग्रेस में होते थे। आज से तो 15 दिन पहले की बात है, एक शादी थी सिरसा के अंदर, चिमाड़ी नाम के जितेंद्र गुजराल की बेटी की शादी थी, और शादी में श्री पढ़ने के लिए गया तो आगे डॉक्टर अशोक कमर बैठे थे, और भी 2-4-5 लोग दूसरे बैठे थे। एक करीब बड़ा बैठे गाड़ावाड़ी से शिषपाल ये भी बैठा। मैंने इनसे पूछा, मैं डॉक्टर साहब टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो तरुण साहब का आगे से जवाब था कि टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ लूंगा, नहीं मिलेगी कोई और दरवाजा देख लूंगा। जब उसने कहा कि मैं और दरवाजा देख लूंगा, मेरे उसी वक्त एक बात समझ में आई। मैंने कहा बाकी तो दरवाजा छोड़े, एक तो दरवाजा हमारे वाले बचे। तो मैंने कहा कि हमारा दरवाजा इतना कमजोर भी है, इसको तेरे जैसे लोग आदमी खोल के उसके अंदर बोल के अपना दाव लगाए। मेरा कहने का मतलब है कि आज ऐसे लोग चुनाव मैदान में हैं जिनको लोगों से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं, जो केवल अपना दाव लगा करके विधानसभा और लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं। पिछले चुनाव में रानिया में चौधरी रंजीत सिंह दाव लगा गया, नहीं लगा गया? चौधरी जनरल का फोटो लगा गया था ना। मैंने तो बहुत कहा था, मैं अपने तुम्हें बेच देगा। वोट तो मांगे थे चौधरी देवलाल के नाम पे, और समर्थन थे कि हम लोग घटे को जाकर, और घटे का उस्ताद था। जब खुद मुख्यमंत्री के पद से हटा तो इनका भी साथ के साथ काम हो गया। 7 महीने पहले विधानसभा चुनवा दी, नहीं चुनवा दी, एमएलए से इस्तीफा दिलवा दी। रानी वालों को सूट आ गई, खराब करना छूट गया, नहीं छूट गया। तुम्हारा छूटी का मुझे रानिया के खानदान का फोन आया था, कहने भारत की छूट गया। ये तो रोज
साड़ी में खड़ा रहता था। अब मौका है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। इस लोकसभा के चुनाव में अगर आप एक होकर के रानी विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा वोटों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जिसको भी चुनाव का उम्मीदवार बना करके भेजे, उसको भारी बहुमत के साथ जिता करके भेजे। ये कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले इस बात को लेकर जो प्रचार करेंगे कि सस्ता तो जीत जाओगे, बाकी हरियाणा में क्या होगा, उनको खुल के कह देना कुरुक्षेत्र में जीतेंगे। मैं कुरुक्षेत्र के 2 दिनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिल करके आया और सब जगह पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। हमने मीटिंगें बुलाई कार्यकर्ताओं की, लेकिन वो मीटिंगें दर्शकों में तब्दील हो गई। मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा, आज रानिया में हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की बैठक आज दर्शकों में तब्दील हो गई। इतनी बड़ी संख्या के साथी आए हैं कि जब आपकी ये सोशल मीडिया पे लाइव प्रोग्राम जो लोग देख रहे, चाहे वो कांग्रेस के, बीजेपी के, जेजेपी के, वो आज सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि संस्था की सीट को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में चलेगी। मेरे सामने जिसको उम्मीदवार बनाकर किए गए हैं, हैरानी की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर कुरुक्षेत्र में जलसा करने आए अपनी पार्टी के उम्मीदवार विपक्ष में। सामने कांग्रेस पार्टी के टिकट के ऊपर एक जिंदा चुनाव लड़ा था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और इन्होंने वहां करके जब भाषण किया, भाषण शुरू किया, वो भाषण देते देते कहने लगे, मैंने तिजोरी के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, मैंने गहने देखे, सोना चांदी देखा है, लेकिन नवीन जिंदल की तिजोरी जो है उसमें 40,000 करोड़ का कोयला पड़ा है। उसका कहने का मतलब था कि कांग्रेस के राज में नवीन जिंदल ने कोल माइनिंग के अंदर 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और वहां अपने भाषण में कह रहा था कि मैं इस कोल घोटाले की जांच कराऊंगा, तुम मेरा तुम जिता करके भेजो, मैं प्रधानमंत्री बना तो इसकी जांच कराऊंगा और इन लोगों के साथ सख्त रवैया अपना करके जहां पैसे की वसूली करूंगा वही तो जेब के साथ के पीछे भेज दूंगा। जिसको बेईमान कह रहा था, चोर कह रहा था, उससे फिर चंदा लिया, चंदा लेकर के डंडा दिया और डंडा ने ऐसा किया कि जा जाकर के कुरुक्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ा। कमाल की बात है, जिस दिन उसको पार्टी ज्वाइन कराई जाती है उससे 35 मिनट पहले तक वो कांग्रेस में था। 35 मिनट पहले ईडी के अधिकारियों को उसके घर भेजा गया। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, मैदान छोड़ के भाग गए। उसको कहा कि अगर पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे, चुनाव नहीं लड़ोगे तो ईडी के लोग शाम को आपको यहां से उठा करके ले जाएंगे। आया पट्टा पहना, एक वाशिंग मशीन रखी हुई है बीजेपी के दफ्तर में, आज पट्टा पहनाते उस वाशिंग मशीन में डाल दिया। जिसको चोर कह रहा था, बेईमान कह रहा था, जिसको ये कह रहा था बहुत बड़ा डकैत है, जो लूट के खाने वाला है, जो देश के लिए विनाशकारी है, 35 मिनट बाद उस मशीन से निकला कोयला तो कोई मुड़ पड़ गया। उसके सारे नाम माफ हो गए और भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार गड़बड़ कार्यकर्ता के रूप में आकर के चुनाव। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं करती, उनका भी अपमान करती है। हरियाणा में 6 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस के लोगों को लेकर के चुनाव लड़ा जाए।
इनको कोई एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर ये भरोसा कर ले कि हम इसको टिकट दे करके चुनाव के मैदान में उतार दें। जहां 5,000 उम्मीदवार खड़े करते हैं वही अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं। जो सही मायने में बीजेपी का कार्यकर्ता है तो किसी भी कीमत पे लोकतंत्र को वोट नहीं देगा और इंडियन नेशनल पार्टी को उतार देने का काम करेगा। मैं आपके बीच बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से पहले माननीय जी सारी बातें आपको खुद करके बता दूं। मैं तो केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके बीच में जिसको चौटाला साहब ने बात बना करके भेजे, माननीय चलो धनाढ़ व्यक्ति नहीं होगा, वहां पार्टी का कार्यकर्ता हुआ। हमने हमेशा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया। हमने हमेशा उन साथियों को टिकट दिया है जिन्होंने पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम किया। हमने ये नहीं देखा कि अमीर है, गरीब है, पैसे वाला है, कैसा है, ये स्कीम देखा कभी। आज तक जितने भी राज्यसभा के मेंबर बना करके चुनाव सामने भेजे, जितने भी लोकसभा के चुनाव 7 से या दूसरे हल्कों से लड़ाए, चाहे वो डॉक्टर इंदिरा को लड़ाया, चाहे कांग्रेस जी को लड़ाया, चाहे उससे पहले भूषी धान को लड़ाया, चाहे डॉक्टर सीताराम को लड़ाया, चाहे मणिराम जी को लड़ाया। हमने हमेशा रणजीत सिंह थोड़ी को लड़ाया। हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना करके आपके बीच में रहने का काम किया। अब की बार में हम साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे करके आपके बीच में भेजेंगे तो आपने तो केवल पार्टी के प्रति समर्पित होगा। आपकी विश्व की जिम्मेदारी बनती है। मुझे आपकी आज की भीड़ से, आपके चेहरों पर जिस तरह से आज वर्णन है उसको देख कर मैं भी हैदराबाद की मीटिंग लेकर गया। मैं ये मानता था हैदराबाद में कार्यकर्ता ज्यादा बड़ी संख्या में आएंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंचा मैंने माजरा जी से पूछा कि माजरा जी अब तक की मीटिंगों में 7 जिला में सबसे बड़ी मीटिंग कौन सी लगी आपको? माजरा जी ने हंसते बताया कि आज सबसे बड़ी मीटिंग अब तक के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो करके हैं उनमें सबसे बड़ी मीटिंग रानिया की है। मैंने कहा रानिया की मीटिंग बड़ी होने के 2 कारण हैं। एक तो सरकार के प्रति गुस्सा और दूसरा रणजीत सिंह की नाम करना। सरकार से कम दुखी थे, रणजीत सिंह से ज्यादा दुखी थे। एक दिन थे हारा तो काटा छूट गया, इस हारावाड़ों का भी छूट जाएगा। 40,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले। जहां वहां मुंह देखना पड़ेगा, वही आप रानिया में सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजना अपने इंडियन नेशनल पार्टी को भेजिए। उसको उम्मीदवार बना करके भेजें जहां उनको वोट की ताकत है, सिर्फ उसको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत और कठिनाई ना है। उसके लिए जब आपके गांव में आपसे संपर्क करने आए, आपसे वोट मांगने आए, तो गांव के अंदर पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा निकाल करके पैसों की मालाएं, फूल की मालाओं के रूप में उसको दे करके उसकी जीत को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हर गांव से पार्टी का कार्यकर्ता तन मन और धन तीनों चीजों से पार्टी के उम्मीदवार की ताकत बढ़ाने का काम करेगा। तन मन धन से करोगे नहीं करोगे मदद, कभी धनाड़ी को हाथ की चल जाता धन से करोगे नहीं। मैं जो आज साथी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, जिन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़ करके, गुरनाम सिंह जीड़ा जी के साथियों ने जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की, मैं इनका पार्टी में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ और इन्हें विश्वास दिलाता हूँ। हमारे पुराने साथियों पहले भी बुरा मान सुना था, आगे भी किसी किस्म की कोई नहीं छोड़ेगी। और भी साथियों को पार्टी के साथ जोड़ो और आने वाले समय में इस सीट को जीतने का काम करो। यहाँ से सरसा से लोकसभा का प्रत्याशी निकाल करके भेजो ताकि आपकी आवाज लोकसभा में भी बुलंद हो सके। मान के चलो जब लोकसभा तुम यहाँ से जीत जाओ तो क्षेत्र जीत लेंगे। मैं कहता हूँ 10 सीटों पे हालात इसे सबके खड़े कर देंगे, पैदा कर देंगे।
कि 10 की 10 सीट पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीत करके आ सकती है। और जब आपकी सीट यहाँ से जीतोगे, कुरुक्षेत्र से जीतोगे, मोदी गारंटी कई चीजों की देता है। आज तो राहुल ने भी ये गारंटी शुरू कर दी, इनकी गारंटियां तो फेल हो जाएंगी। ये तो केवल वोट देने के लिए गारंटी की बात करते हैं। मैं वोट देने के लिए गारंटी नहीं, मैं सरकार बनाने की गारंटी की बात करता हूँ। आप लोकसभा यहाँ से जीतो, कुरुक्षेत्र से जीतेंगे, हिसार से जीतेंगे, और जब तीनों जगह से जीत जाएंगे तो हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विधानसभा के अंदर बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम है। अपनी सरकार बनाने के लिए आज से गांव के अंदर आपको इस चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कौन कैंडिडेट होना चाहता है। हमारा आपका टारगेट केवल एलएन होना चाहिए। हमें आज से एक आदमी से काम में संपर्क करना शुरू करना है और उनसे जाकर के संपर्क करके एक ही बात करनी है। हम तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए वोट मांगने हैं, एलएन के लिए वोट मांगने के लिए हमारा है केवल एलएन है। हम तो एलएन के निशान के ऊपर आपकी वोट लेवल बढ़ाना चाहते हैं। आज से जाकर के लोगों से मिलो और एलएन के लिए वोट मांगना शुरू करो। उम्मीदवार आपके बीच का हाथ जीतेंगे, जिससे आपकी पार्टी की स्वामित्व बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। लोग चर्चा करेंगे कि आप कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ उम्मीदवार बना करके जाने का काम किया। ये बात आपसे कहने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जोर साहब, आज आपका बहुत बड़ा जलसा, क्या कुछ हुए? हम कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो है जलसे में तब्दील होगी। हजारों साल आए, ये जो इतनी बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना, ये सीधा सीधा एक संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ सरसा लोकसभा क्षेत्र से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 10 की 10 लोग सीट जीतेंगे। ये बात तो आप भी कहते हो अपनी पार्टी बना के, ये हर कोई कह सकता है, लेकिन नतीजा 4 तारीख को आएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ सरसा लोकसभा क्षेत्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। सब अकेले लड़ोगे या सभी? हमारा समझौता है। कांग्रेस अभी तक लोकसभा चुनाव में अपना नहीं उतार पाई सिरसा में। जोर हैं, उसमें विवाद हैं, झगड़े हैं। इस तरह और पार्टी इधर कहता है शैलजा जी कहती है मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगी, मैं तो विधानसभा लड़ूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा लड़े। लोग एक दूसरे के ऊपर एक किस्म की बातें कह करके टलना चाहते हैं। हाईकमान को समाधान में उतार देना चाहिए, इससे पहले उतारे थे। सब हो जाए, बिल्कुल बहुत वो लोगों के बीच में रहता है। ये भारी नेता है। 50 साल बाद ना लोग पार्टियां बहुत बदलते हैं, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ कार्यकर्ता आज जुड़े टूटे नहीं की होगा? भरोसा नेता पे कार्यकर्ता को भरोसा, तो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। अगर नेता पे भरोसा ही नहीं होगा, नेता का कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं होगा, तो मान चलो उसकी पार्टी टूटेगी, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। महाराज साहब को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूत पार्टी है। हम पुराने नए सभी साथियों को सजाएंगे, सबको बुलाएंगे। चौधरी देवीलाल की विचारधारा के जो पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, सबको जोड़ेंगे, एक मजबूत संगठन बनाएंगे और पहले से ही मजबूत है और मजबूत करेंगे। आपके आने से पार्टी को मजबूती मिली है, ऐसा कार्यकर्ता के? ये तो मैं दूर रहते हुए भी नज़दीक था, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में देवीलाल की गिनतियों की, अभय सिंह चौटाला के इलाहाबाद के चुनाव में भी मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। मैं दूर रहकर भी नज़दीक था। इनेलो ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा सिरसा से, कब तक उतार? इस पे हमारी पार्टी विचार कर रही है। इलेक्शन है हरियाणा में 25 मई को है। राजनीति अपना मंथन, लोकदल पार्टी ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने रिपोर्ट दी। हम उसके 6 तारीख चौधरी देवीलाल के जो वो है उनका